हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए यहाँ पर सक्षमता परीक्षा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो यहाँ पर हम रिजल्ट के डेट से संबंधित बात करेंगे। जो रिजल्ट है वो कब आपका जारी होने वाला है, तो बिल्कुल इसमें भी चेंजेस है और साथ ही जिला आवंटन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फेल आपत्ति नहीं करने वालों के मार्क्स कितने कम होने वाले हैं उस बारे में बात करेंगे और कट ऑफ मार्क्स क्या आपकी होनी चाहिए, बोनस मार्क्स कितना मिलेगा, इन सभी पर जानकारी देने वाली हूं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आंसर की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 26 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक का जो रिस्पांस शीट है वो वेबसाइट पर दोबारा से जारी किया गया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डेट के जो रिस्पांस शीट थे वो वहाँ पर बिल्कुल शो नहीं हो रहा था, वो वहाँ से गायब था। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि ये रिस्पांस शीट दोबारा से इन्होंने जारी की है। उसके बाद आप लोगों ने आंसर की पर आपत्ति करने के लिए अपना रिस्पांस शीट चेक किया, जो कि वहाँ पर नहीं था। मतलब बहुत में से था, लेकिन कुछ ऐसे जैसे मार्च वाले शिफ्ट का है 1 2 3, इन सभी शिफ्टों में से मुझे बार बार कमेंट देखने को मिल रहा था कि हमारा यहाँ पर रिस्पांस शीट अवेलेबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो जानकारी इन्होंने वेबसाइट पर दी थी, जो अपने नोटिस के माध्यम से बीएसईबी ने दी थी, वही जानकारी मैंने आप लोगों को दिया था। तो एक बार हम लोग उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये आपका सक्षमता की वेबसाइट पर 23 मार्च को देर रात को एक नोटिस जारी किया जाता है और यहाँ पर इन्होंने कहीं नहीं कहा कि 26, 27, 28, 29 और 1 और 6 मार्च का रिस्पॉन्स शीट जारी किया है। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ पर दिया है 26/2 से लेकर 6 मार्च तक का, यानी कि 26 से 6 मार्च तक जो आपके शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के, सभी का रिस्पॉन्स शीट इन्होंने वेबसाइट पर अपलोड किया है, ऐसा इन्होंने नोटिस में बताया था। लेकिन यहाँ पर आप ही सभी जो शिक्षकगण हैं उनसे कमेंट मिल रहा था कि 2 मार्च का यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, 1 मार्च का अवेलेबल नहीं है, 5 मार्च का अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी का रिस्पॉन्स शीट इन्होंने अवेलेबल भी नहीं करवाया और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शिक्षकगण हैं जो आपत्ति नहीं कर पाए क्योंकि उनका रिस्पॉन्स शीट ही इस पर अवेलेबल नहीं था। तो अब देखिए इसमें बीएसई भी झूठा साबित हो रही है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने नोटिस जारी किया, हम लोगों ने आप तक सूचना पहुंचाई, इसके अलावा हम लोग और नहीं कुछ कर सकते। तो देखिए इन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया था और इसके बावजूद आप लोगों को रिस्पॉन्स शीट नहीं मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर इन्होंने अपलोड नहीं किया था। तो ये इनकी परेशानी यही जाने, इस बारे में ना आप जानते हैं कुछ, ना हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों ने आपत्ति जिनको भी करना था, जिनसे हो पाया, वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर तो कहने वाली बात है 22 क्वेश्चन पर जो है आप सभी शिक्षकगण, यहाँ पर कई सारे शिक्षक हैं जिन्होंने 22 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की है। तो कह सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा अमाउंट कहीं ना कहीं वो पे कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें भी कहीं ना कुछ जो है संदेह ही बना हुआ है कि ये रिजल्ट किस आधार पर देते हैं। आखिर इन्होंने इतने जो प्रश्न गलत किए हैं, प्रश्न मान लीजिए अगर 5 से 10 प्रश्न भी इन्होंने गलत किए हैं, उसके मार्क्स इनको अलग से देने पड़ेंगे। अगर 6 क्वेश्चन भी इन्होंने गलत लिखा है हर एक शिफ्ट में या किसी किसी शिफ्ट में, तो जिस शिफ्ट में भी क्वेश्चन गलत है उस शिफ्ट में इसके बोनस अंक देने पड़ेंगे उनको। इसके अलावा जितने प्रश्नों पर इन्होंने क्वेश्चन के जो आंसर है उन्होंने गलत दिए हैं, उस पर भी इनको बोनस अंक देना पड़ेगा, चाहे ये जैसे भी दे। अदरवाइज अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट है वो संदेह के घेरे में आ सकता है। अब चलते हैं हम लोग एक अलग जानकारी पर जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कट ऑफ मार्क्स से संबंधित बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कट ऑफ मार्क्स से संबंधित बातें बताई थी और आप लोग ज़्यादातर जो है परेशान हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इतने सारे गलत है, ऊपर से आंसर की गलत है। उसके बाद आप लोगों ने जो जितने भी मार्क्स आपने कैलकुलेट किए हैं, तो उसमें मार्क्स जो है वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चाहे आपका नॉर्मलाइजेशन लगे या बोनस मार्क्स मिले या जो प्रश्न गलत है उनके बोनस मार्क्स मिले, फिर भी आप लोगों के मार्क्स बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बार हम कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं। देखिए आपके कट ऑफ मार्क्स से संबंधित बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहले तो देखिए पासिंग मार्क्स आपके क्या है वो आप सभी को पता है। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 40% के हिसाब से 60 मार्क्स, और पिछड़ा यानी बीसी वर्ग से है तो 36.5% अंक अगर यहाँ पर बात करें तो आपके 54.75 होता है। तो 55 अंक जो है यहाँ पर लाना अनिवार्य होता है पासिंग मार्क्स के लिए। इसी के बाद अगर बात करें ईबीसी की तो 34% यानी कि 51 नंबर लाना अनिवार्य है। और यहाँ पर अगर आपके SC ST, इसके बाद डिफरेंशियल एवल और फीमेल की बात करें तो 48 नंबर लाना अनिवार्य है पास करने के लिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था अगर 10 से 12 नंबर आपके ज़्यादा है तो जिला मिलने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो 120 से लेकर के 125 तक बहुत कम ऐसे शिक्षक हैं जिनके इतने मार्क्स आए हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर तो 60 प्लस और ये आपके 70 प्लस, इन सब की जो कैटेगरी है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आपके जो मार्क्स है, अगर आप जनरल कैटेगरी से है 60 मार्क्स हैं और आपके 80 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं,
85 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर सेफ जोन में हैं। आप लोगों का जो है इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसके बाद अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पर 55 मार्क्स है। अगर आपके 65 से 70 मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी आप यहाँ पर आपको जिला मिल सकता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पर 51 नंबर है। अगर आपके 66 मार्क्स बन जाते हैं, 70 मार्क्स बन जाते हैं, तो आपको जिला यहाँ पर मिल सकता है। इसी तरह से बाकी इन कैटेगरी की बात कर ले तो यहाँ पर 48 नंबर है। और अगर आपके 58 नंबर आ जाते हैं, यहाँ पर 60 आ जाते, 65 आ जाते, 70 आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग सेफ जोन में है ही। यहाँ पर जिला मिलने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। तो ये आपके 10 से 15 मार्क्स अगर आपके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर जिला मिल जाएगा आपको अपने पसंद का। इसके अलावा देखिए, आप लोगों की लगातार जो कमेंट देखने को मिल रहा है वो ये कि आपके यहाँ पर मार्क्स कम हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि हर शिफ्ट में कोई ना कोई प्रश्न जो है गलत है तो उसके बोनस अंक दिए जाएंगे। और अगर आपके शिफ्ट में प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं, मतलब बिल्कुल अजीबो गरीब उत्तर दिया है, यहाँ पर तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन बिहार हिंदी में है, दूसरे में यहाँ पर इंग्लिश में ऑप्शन दे देता है, वही बिहार इंग्लिश में दे देता है, वही महाराष्ट्र फिर से हिंदी में, वही महाराष्ट्र फिर से इंग्लिश में दे देता है। तो ये बिल्कुल अजीबो गरीब ऑप्शन दिए हुए हैं। ऐसे प्रश्नों पर तो बिल्कुल बोनस अंक मिलेगा ही। लेकिन अगर आपके शिफ्ट में प्रश्नों की संख्या ऐसे है जिसमें प्रश्न के उत्तर जो है गलत दिए गए हैं, और देख लीजिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर गलत है, उतने बोनस मार्क्स आप काउंट कर लीजिए जो अभी आपके मार्क्स बन रहे हैं। अभी जो आपका मार्क्स है, जैसे कि अभी हम बात करें, अगर नॉर्मलाइजेशन अगर आपका लगता है तो अभी आपका ये रॉ मार्क्स है। तो ये आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं उसमें ये बोनस अंक आप देख लीजिए कि अगर आपके प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न गलत है उसके जोड़ लीजिए, जो आयोग द्वारा गलत है, और जो उत्तर आयोग द्वारा गलत दिया गया है उसके बोनस अंक जोड़ लीजिए, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसके अलावा देखिए, नॉर्मलाइजेशन पर मैंने पहले भी बात की थी, अभी इस बारे में हम अगर बात करें, देखिए नॉर्मलाइजेशन तो जब भी यहाँ पर अलग अलग पालियों में एग्ज़ाम होता है, सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। और आपके इस सक्षमता परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बारे में इन्होंने क्या कहा है वो थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए। इन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पर सीबीटी मोड में आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों या तिथियों में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का जो परीक्षा फल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि ना हो। इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाता है। तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगना तय है, क्योंकि सीबीटी मोड में पेपर हुआ है और अलग अलग तिथियों में पेपर हुआ है। किसी के शिफ्ट का प्रश्न जो है वो इजी आया होगा, किसी का कठिन आया होगा, किसी का मॉडरेट आया होगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो लगाना अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद ख पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है वो देख लीजिए। इन्होंने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। यानी अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 61 है, आप जनरल कैटेगरी से हैं, और यहाँ पर ये 61 अभी आपने कैलकुलेट किया है, ये आपका रॉ मार्क्स है। लेकिन अगर आपका शिफ्ट यहाँ पर होता है ईजी, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगा करके अगर आपके मार्क्स 59 आ जाता है तो आप यहाँ पे असफल घोषित होंगे, फेल हो जाएंगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लागू की जाती है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आप चाहे तो विज्ञप्ति को आराम से पढ़िए और यहाँ पर इससे आपको अच्छे से और जानकारी मिलेगी। बाकी देखिए, इसमें एक चीज़ और है कि अगर किसी शिक्षक ने पेपर को सॉल्व करते वक्त गलत प्रश्नों का उत्तर अधिक दिया है, यानी उनके जो प्रश्न है वो बहुत सारे प्रश्न ऐसे लगाए हैं उन्होंने, 30 से 20 प्रश्न उन्होंने गलत उत्तर लगा दिए हैं, भले वो पास है लेकिन उन्होंने गलत प्रश्नों पर टिक ज़्यादा किया है। तो ऐसे स्थिति में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जब लागू होती है तो उनके मार्क्स ऋणात्मक हो जाते हैं, यानी कि आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पर काम करता है। तो इसीलिए जिन्होंने प्रश्न के उत्तर ज़्यादा सही लगाए होंगे तो उनमें क्या होगा, उनके मार्क्स पॉजिटिव वे में आगे मतलब इंक्रीज किया जाएगा। जिन्होंने गलत प्रश्नों की संख्या अधिक टिक करके आए होंगे उनके मार्क्स पे भी यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में कहा है। इस प्रकार की कोई जानकारी इन्होंने अभी नोटिस में नहीं बताया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जब आपने फॉर्म भरा था इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से पासिंग मार्क्स क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या है, कैसे लगाया जाएगा, इस बारे में सारी जानकारी इन्होंने अपने इस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया था। और ये विज्ञप्ति आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ।
इस वेबसाइट पर आने के बाद आप जो है ऊपर पढ़ सकते हैं, और जब आपने फॉर्म भरा होगा तब भी आपने इसको पढ़ लिया होगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर है विज्ञप्ति, तो यहाँ से आप ये जानकारी देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। अब हम देखिए आप लोगों के कमेंट के द्वारा जो आप लोगों ने यहाँ पर हार्ड शिफ्ट की बात की है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लगभग सभी ने अपने शिफ्ट को हार्ड बताया है। चाहे मैं बात करूँ 29 तारीख की, तो 29 का तो फर्स्ट यहाँ पर शिफ्ट बताया जा रहा है कि पेडागोजी जी के मैथ जो था वो बहुत ज़्यादा कठिन था। इसके अलावा 6 मार्च का जो पेपर था, यहाँ पर मैं ज़्यादा मोस्ट ले रही हूँ जिससे ज़्यादा कमेंट मुझे देखने को मिला था। 6 मार्च में कह रहे हैं कि मैथ का जो क्वेश्चन था वो बन नहीं रहा था। अब इसमें रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न ये था कि जो आंसर आप लोगों का निकल रहा था वो ऑप्शन था ही नहीं वहाँ पर। तो इस वजह से कहीं ना कहीं शिक्षकों का दिमाग यहाँ पर घूम गया था पूरा, क्योंकि प्रश्न ही गलत था। आप कहाँ कहीं से भी उत्तर अगर आप हम लगाएं, खोजें, बनाएं, कैसे भी फॉर्मूला यूज़ करें मैथ में, किसी भी अल्टरनेटिव फॉर्मूले का यूज़ करें, तब भी वो आंसर नहीं आ रहा था। तो टाइम तो जाया होता ही है, साथ में कहीं ना कहीं दिमाग भी डिस्टर्ब होता है। तो 6 मार्च के बारे में अधिकतर यहाँ पर मुझे देखने को मिला। इसके अलावा देखिए 6 मार्च के आपने यहाँ पर बात की है कि यहाँ पर भी क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन पेपर हार्ड था। 5 मार्च का भी बताया है। 26 फरवरी का बताया था कि दोनों शिफ्ट का एग्जाम यहाँ पर 26 का बोथ यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का आप लोग बता रहे हैं कि हार्ड था। इसके अलावा 2 मार्च, 3 मार्च, 2 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट, 3 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट, और उसके बाद अगर 5 मार्च की बात करें तो सेकंड शिफ्ट, 28 फरवरी की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट, और इसके बाद 2 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट, 6 मार्च का यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट बताया जा रहा है, और वहीं पर 5 मार्च की बात करें तो सेकंड शिफ्ट, 1 मार्च का पहला शिफ्ट यहाँ पर कठिन बताया जा रहा है। तो ऐसे देखिए आप लोग सभी बता रहे हैं कि आपके शिफ्ट का एग्जाम यहाँ पर कठिन था। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर बीएससीबी क्या यहाँ पर डिसाइड करती है, यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर नहीं बैठे हैं नॉर्मलाइजेशन लगाने के लिए। बीएससीबी को जो लगेगा यहाँ पर सही वो वही करेगा, और इस हिसाब पे वो देखिए आपके रिजल्ट में क्या वो मार्क्स देती है, तो तभी आपको पता चलेगा। बाकी आप लोगों के जितने भी मार्क्स अभी बन रहे हैं, तो उससे 10-12 नंबर प्लस अगर आपके आ रहे हैं पासिंग मार्क्स से, तो आप लोग यहाँ पर सेफ है, और आप लोगों को जिला भी मिल सकता है। देखिए जिला आवंटन की जो प्रक्रिया है, मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है कि जो जिला का जो आवंटन है आपका, वो आपका यहाँ पर रिजल्ट के साथ नहीं दिया जाएगा। ये तो बात आप लोगों को पता है। अब क्यों नहीं दिया जाएगा उस बारे में जान लीजिए। देखिए जिला आवंटन प्रक्रिया जो है वो शिक्षा विभाग के स्तर से होगा, और यह कंप्यूटराइज होगा, कंप्यूटर के द्वारा होगा। इस कारण से रिजल्ट के साथ जो है वो आवंटन आपका नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जिसका बेहतर स्कोर होगा, यहाँ पर मैं बेहतर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनका जो है यहाँ पर पहला यहाँ पर जो है चॉइस का जिला मिलने का चांसेस ज़्यादा है। जो बेहतर है वहाँ पर सबसे पहले उन्हीं को यहाँ पर जिला मिलने वाला है। उसके बाद जो है रैंडमली जिला व स्कूल आप लोगों को आवंटित किया जाएगा। तो यहाँ पर स्कूल के बारे में तो अभी जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन अगर जिला आवंटन की बात करें तो यहाँ पर आपको जिला आवंटन रिजल्ट के तुरंत बाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस पर भी लगातार काम चल रहा है। अब हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो रिजल्ट है आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो मुझे जानकारी मिल रही है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। यहाँ पर 28 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में, मतलब 5 अप्रैल से पहले आप बोल दीजिए, पहले ही आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 5 अप्रैल से पहले पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये 28 से आप 4 मार्च के बीच का देख लीजिए, जो यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो। यानी कि जो आपके क्वेश्चन गलत है उन पर अगर इन्होंने बोनस मार्क्स दे दिया आसानी से, इसके अलावा प्रश्नों पर जो क्वेश्चन आपके गलत है उस पर अगर दे दिया, तब तो ये आपका रिजल्ट इतने इस बीच में आपको जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए जो फेल है, अब फेल वाले सुन लीजिए। आप लोग नॉर्मलाइजेशन की वजह से घबराइए मत, अभी क्या होगा रिजल्ट में वो अभी देखने वाली बात है। अभी से आप लोग यहाँ पर घबराइए मत। जो फेल है ना, फेल वाले का मार्क्स बढ़ेगा। यहाँ पर मैं पहले ही बता दूँ, मार्क्स बढ़ेगा आपका। आप लोग बिल्कुल अभी भी फेल मत मानिए। इसके अलावा जिन्होंने आपत्ति नहीं की है फिर भी आप लोगों के मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम था, सभी का रिस्पॉन्स सीट यहाँ पर उपलब्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सभी के मार्क्स बढ़ जाएंगे। और जिन्होंने भी यहाँ पर आपत्ति की है उनका प्रश्न उत्तर, मुझे लगता है कि आप लोगों ने सही प्रश्नों के यहाँ पर सही प्रश्नों के लिए आपत्ति की है, तो आप लोगों का पैसा भी रिफंड हो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आपके आंसर यहाँ पर गलत सही हैं और बीएससीबी ने बहुत सारे आंसर गलत दिए हैं, ऐसी स्थिति में आपका आंसर ही सही है, और इसके लिए आप लोगों का जो बैलेंस है वो रिफंड हो जाना चाहिए। तो इसलिए आप लोग जो है लेटेस्ट अपडेट के लिए बिल्कुल चैनल पर बने रहिए, और जैसे ही कोई आप
के लिए इन्फॉर्मेशन मिलता है आप लोगों को सूचित किया जाएगा। और मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।